हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने में अब कुछ ही दिन शेष हैं, तो इस आगे आने वाले कुछ वीडियो के माध्यम से मैं बिहार स्पेशल से संबंधित बिहार की एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार की पॉलिटी, बिहार की ज्योग्राफी, इसके अलावा भी बिहार से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण चीज़ें इंपॉर्टेंट है और जहां से प्रश्न आने की संभावना है, तो उन चीज़ों को मैं क्रमवार रूप से कुछ एक वीडियो के माध्यम से मैं डिस्कस करूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बिहार का एक सामान्य परिचय हम लोग देखते हैं। इसके बाद कल के वीडियो में मैं बिहार की एंशिएंट हिस्ट्री को डिस्कस करूंगा। उन सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा जहां से परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न आने की भविष्य में भी संभावना है। ये एक रिवीजन प्लान के रूप में होगा। अगर आपने पहले अच्छी तैयारी कर ली है तो आपका रिवीजन भी इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। बिहार का सामान्य परिचय। आप सभी जानते हैं कि बिहार की स्थापना दिवस 22 मार्च को प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। बिहार की राजधानी पटना है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान है 12वां राज्यों में, ठीक है। और अगर राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर देखा जाए तो दोनों को मिलाकर स्थान कौन सा है? 13वां। जम्मू कश्मीर के विभाजन के पश्चात यह राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाने के बाद बिहार का स्थान हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का तीसरा स्थान है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है। बिहार की औद्योगिक राजधानी के रूप में वर्तमान समय में लोकप्रिय है बेगूसराय। अगर बिहार की जलवायु के देखा जाए तो सर्वाधिक सामान्य वर्षा जो है वह 1205 mm सामान्य वर्षा प्रतिवर्ष होती है। सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होती है और न्यूनतम वर्षा अरवल में होती है। बिहार की अगर जलवायु देखा जाए तो बिहार की जलवायु क्या है? मानसूनी जलवायु है बिहार की। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि सर्वाधिक औसत आर्द्रता जो है बिहार में वह सुपौल जिले में सर्वाधिक औसत आर्द्रता देखने को मिलती है। अब बिहार की भौगोलिक परिदृश्य को देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर बिहार की भौगोलिक परिदृश्य को देखा जाए तो बिहार की भौगोलिक परिदृश्य में सबसे पहले अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 24, 20, 10 से 27, 31, 15 उत्तरी अक्षांश, इसे पढ़ा जाता है 24 अंश 20 मिनट 10 सेकंड, ठीक है। लेकिन मैं जल्दी में पढ़ दे रहा हूँ। अक्षांशीय विस्तार है 24, 20, 10 से 27, 31, 15 उत्तरी अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है 83, 19, 50 से 88, 17, 40 पूर्वी देशांतर। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अक्षांशीय विस्तार एकदम क्लियर याद रखिए। 24, 20, 10 से 27, 31, 15 उत्तरी अक्षांश में बिहार आता है और देशांतरीय विस्तार में बिहार पूर्वी देशांतर में आता है 83, 19, 50 से 88, 17, 40 पूर्वी देशांतर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल बिहार का कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। अगर इसका ग्रामीण क्षेत्रफल देखा जाए तो 92,257 वर्ग किलोमीटर बिहार का ग्रामीण क्षेत्रफल है। और अगर शहरी क्षेत्रफल देखा जाए तो 1,095 वर्ग किलोमीटर इसका शहरी क्षेत्रफल है। इसकी लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई है। वहीं अगर इसकी चौड़ाई देखा जाए तो पूरब से पश्चिम दिशा की ओर इसकी चौड़ाई 483 किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% क्षेत्रफल जो है वह बिहार के पास है। और बिहार के पास क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। अगर सबसे गर्म जिला देखा जाए तो बिहार का सबसे गर्म जिला है गया। और समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई देखा जाए तो 173 फीट समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई है। सीमावर्ती देश में नेपाल आता है। अब किस देश नेपाल के साथ कौन कौन जिले की सीमा टच करती है ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अगले स्लाइड में इसे देखेंगे। अब ये हमने यहाँ पर बिहार की भौगोलिक परिदृश्य को देख लिया। अब बिहार की राजकीय प्रतीक को संक्षिप्त रूप में देखते हैं, रिवीजन भी आपका हो जाएगा। राजकीय वृक्ष बिहार का क्या है? पीपल। राजकीय पुष्प बिहार का क्या है? गेंदा।
राजकीय पशु क्या है? बैल। लेकिन 2013 से पहले बिहार का राजकीय पशु क्या था? रीछ। लेकिन वर्तमान समय में बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल। राजकीय पक्षी गौरैया है, पहले नीलकंठ था राजकीय पक्षी। ठीक है। राजकीय भाषा हिंदी, द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है। राजकीय मछली क्या है? मांगूर है। और एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, राजकीय वृक्ष बिहार का क्या है? बोधि वृक्ष। इसके अलावा ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिहार का राज्यगान। बिहार का राज्यगान क्या है? मेरे भारत का कंठहार। इसके गीतकार का नाम महत्वपूर्ण है और संगीतकार का नाम आप लोग याद रखेंगे। ये गीतकार का नाम क्या है? बिहार का राज्यगान क्या है? मेरे भारत का कंठहार। गीतकार सत्यनारायण हैं, संगीतकार हरि प्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा इसके संगीतकार हैं। ठीक है। अब संक्षिप्त रूप में महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग जनगणना का देख लेते हैं। तो कुल अगर जनसंख्या देखा जाए तो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% जनसंख्या बिहार के पास है। कुल आबादी बिहार की कितनी है? 10,40,99,452 बिहार की कुल आबादी है, जिनमें अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट की जो आबादी है वह 15.9% शेड्यूल कास्ट की आबादी है। अगर इसे देखा जाए तो 1,65,67,325 शेड्यूल कास्ट की आबादी है। तो 1.65 करोड़ आप लोग याद रखिए, वहां पर आपका निशान सही जगह पर टिक हो जाएगा। ठीक है। अब प्रतिशत में 15.9%। ठीक है। जनसंख्या घनत्व अगर देखा जाए तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में बिहार में 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। अगर साक्षरता दर देखा जाए तो कुल साक्षरता बिहार का 61.8% बिहार की साक्षरता है। अगर पुरुष साक्षरता देखा जाए तो 71.2% बिहार की पुरुष साक्षरता और 51.5% बिहार की महिला साक्षरता है। और कुल साक्षरता 61.8%। ये महत्वपूर्ण है। अब है दशकीय वृद्धि दर। तो बिहार की जो दशकीय वृद्धि दर है वह 25.42% है। दशकीय वृद्धि दर का मतलब एक दशक में बढ़ने वाली आबादी का प्रतिशत, तो 25.42%। अनुसूचित जनजाति की आबादी क्या है? 1.3%। अभी हमने यहाँ पर बताया शेड्यूल कास्ट की आबादी कितनी? 15.9% शेड्यूल कास्ट, और शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि जनजाति की आबादी 1.3% अनुसूचित जनजाति की आबादी है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। अगला है लिंगानुपात। तो वर्तमान समय में बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918 बिहार का लिंगानुपात है। शिशु लिंगानुपात कितना है? 935 बिहार का शिशु लिंगानुपात है। दोनों आप लोग याद रखेंगे। बिहार का लिंगानुपात 918 और शिशु लिंगानुपात 935। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बिहार में कितने शहर नगर हैं? तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बिहार में 26 नगर हैं। इसका कहने का तात्पर्य है कि बिहार में वर्तमान समय में 26 ऐसे नगर हैं जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है। अगला है सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या। तो सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या पटना में रहती है। ये ऐसे भी आसान है क्योंकि बिहार की राजधानी है पटना, तो स्वाभाविक है कि इसका डेवलपमेंट जो है वह अन्य जिलों की तुलना में अधिक होगा। तो सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या कहाँ पर रहती है? पटना में। न्यूनतम नगरीकृत जनसंख्या कहाँ पर रहती है? शिवहर में। ठीक है। अगला है नगरीय आबादी का उच्चतम प्रतिशत। तो चूंकि सर्वाधिक नगरीय आबादी पटना में रहती है, सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या पटना में है, तो प्रतिशत भी पटना में ही होगा, लेकिन यह प्रतिशत 43.07% है। ठीक है। आप लोग जब जनगणना कंप्लीट करेंगे तो जो यहाँ पर एक एक डिस्ट्रिक्ट बताया जा रहा है, जैसे कहाँ की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है, सबसे कम किस जिले की है, तो आप 3-4 क्रम में आप याद रखेंगे। हो सकता है कि पहला ना पूछकर वो दूसरा और तीसरा विकल्प में दे दे। क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो रहे हैं तो हर एक स्थिति के लिए आपको पहले से ही तैयार रहना होगा पूरी तरीके से। ठीक है। तो नगरीय आबादी का उच्चतम प्रतिशत हमने देख लिया, पटना में 43.07% और नगरीय आबादी का न्यूनतम प्रतिशत जो है वह समस्तीपुर में 3.47%। आप लोग याद रखेंगे। अगला, अब यहाँ जनगणना और जिले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कौन से किस क्षेत्र में कौन सा जिला इंपॉर्टेंट है वो आपको देखना है। सर्वाधिक जनसंख्या पटना, लेकिन आप यहाँ पे 3 याद कर लीजिएगा। जैसे ठीक है, पटना का सर्वाधिक जनसंख्या का एक ट्रिक है PPM,
इसे इस तरह से आप टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट जो है उसे आपका लिस्ट याद कर सकते हैं ट्रिक के साथ या फिर कैसे भी हो, आपको याद कर लेना है। कम से कम 3 डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लोग याद रखिए। तो सर्वाधिक जनसंख्या पटना में, सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत गया में है 30.4%, यानी कि बिहार का सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट आबादी जो है वह गया में निवास करते हैं। कितना? गया की कुल आबादी का 30.4%। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर का है 1880। सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास का है। कुछ अगले आने वाले 2 वीडियो में मैं बिहार की जनसंख्या पूरे डिटेल 2-3 डिस्ट्रिक्ट को साथ में मिलाकर मैं पूरा अच्छे से डिस्कस कर दूंगा। अभी समराइज वे में पूरा एक बार पूरे बिहार से रिलेटेड हर एक फैक्ट्स को हम लोग यहाँ पर देख ले रहे हैं। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता रोहतास में, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता रोहतास में, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रोहतास में, सर्वाधिक महिला साक्षरता रोहतास में। आप लोग याद रखिएगा, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता हो, पुरुष साक्षरता हो, महिला साक्षरता हो या फिर साक्षरता हो, वह है रोहतास में। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस जिले की है? मधेपुरा की है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर 31.12%। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर मधेपुरा की है। ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज की है, 1021 लिंगानुपात है और 1000 से ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला जो है वह गोपालगंज ही है। आप लोग इसे याद रखिएगा, कितना है गोपालगंज का लिंगानुपात? 1021। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत, यहां पर हमने देखा शेड्यूल कास्ट की सबसे ज्यादा आबादी कहां पर रहती है? गया में 30.4%, लेकिन शेड्यूल ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक आबादी कहां पर रहती है? पश्चिम चंपारण में 6.35%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कहां पर रहती है? चंपारण में। तो प्रतिशत में कहें या आबादी के दृष्टिकोण से दोनों पश्चिम चंपारण होगा शेड्यूल ट्राइब्स के मामले में। अगला है न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा में। इसको ऐसे पढ़ेंगे, सर्वाधिक जनसंख्या पटना में है तो न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा। ठीक है। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत, हमने शेड्यूल कास्ट का देखा, प्रतिशत में कहां पर है? गया में सबसे ज्यादा आबादी, सबसे कम आबादी शेड्यूल कास्ट का कहां पर है? किशनगंज में 6.7%, सबसे कम शेड्यूल कास्ट की आबादी। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहां पर है? कैमूर में 488। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर 1880, लेकिन न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर 488। सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास में, लेकिन न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया में। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर भी रोहतास, लेकिन न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर मधेपुरा। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर पूर्णिया में और न्यूनतम महिला साक्षरता दर सहरसा में। यानी कि न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर पूर्णिया, न्यूनतम महिला साक्षरता दर सहरसा। ठीक है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर गोपालगंज में है 19.02%। न्यूनतम लिंगानुपात कहां पर मिलेगी देखने को? मुंगेर 876। सर्वाधिक लिंगानुपात क्या हमने बताया? गोपालगंज 1021 और न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर 876। न्यूनतम शेड्यूल ट्राइब्स की आबादी अगर देखा जाए परसेंट में तो औरंगाबाद, समस्तीपुर, खगड़िया में 0.04% आबादी शेड्यूल ट्राइब्स की रहती है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या जो है एसटी आबादी जो है वह शिवहर में रहती है और सर्वाधिक पश्चिमी चंपारण में और न्यूनतम शिवहर में रहती है। तो ये जनगणना से संबंधित हमने डेटा देखा। अब आइए बिहार की प्रशासन और सत्ता से संबंधित यानी कि राजनीति और प्रशासन से संबंधित कुछ चीज़ों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बिहार की प्रशासन को हम लोग देखते हैं। बिहार में कुल कितने जिले हैं? जिलों की कुल संख्या कितनी है? 38। सबसे बड़ा जिला अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला देखा जाए तो पटना जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है। सबसे छोटा जिला अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो शिवहर और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो शेखपुरा। उम्मीद है कि आपने सारा ये सब पढ़ लिया होगा, यहाँ पर आपका रिवीजन हो रहा होगा। प्रमंडल, बिहार में 9 प्रमंडल हैं। कौन कौन? पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर। ये बिहार में 9 प्रमंडल हैं। अब आपको ये भी याद रखना होगा कि किस प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन जिले आते हैं और कितने जिले आते हैं। ठीक है। जैसे भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत सिर्फ 2 जिले आते हैं, सबसे कम जिले जो है भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत ही आता है। तो इन सभी को आपको याद रखना होगा किस प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले हैं, कौन कौन से जिले हैं किस प्रमंडल के अंतर्गत। ये आप लोग मैप के अनुसार, मैप को आप लोग अपने साथ सामने रखिए पढ़ते समय टेबल पे बिहार के मैप को, और उसके अनुसार वहां पर डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट लिखकर याद करिए। आप दो बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। अनुमंडल की संख्या बिहार में 101 है, जिले की संख्या 38 है, प्रमंडल 9 है, अनुमंडल 101 है, सामुदायिक विकास प्रखंड ब्लॉक यहाँ पे 534 हैं, पंचायत यहाँ पे 8406 हैं। राजस्व गांव इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी लिखा हुआ है तो आप लोग देख लें। राजस्व गांव 45,103 है। पुलिस जिले यहाँ पर बिहार में 44 है पुलिस जिले, जिनमें सिविल डिस्ट्रिक्ट जो है सिविल जिले जो हैं वह 40 और रेलवे का 4 है। पुलिस थाने 853 हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इसे पढ़ें। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं बिहार की लोक सत्ता से संबंधित यहाँ पर राजनीति की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बिहार की राज्य व्यवस्था की एक अलग वीडियो भी आएगी, डिटेल रूप में इसको बताया जाएगा। अभी लोकसभा की कुल सीटें बिहार में कितनी है? 40 बिहार में लोकसभा की कुल सीटें हैं। अनुसूचित जाति हेतु शेड्यूल कास्ट के लिए लोकसभा में टोटल 40 सीटों में से 6 सीटें जो हैं वह शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं। कौन कौन से 6 सीटें बुक रिजर्व हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, एससी के लिए? तो गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम, ये 6 जिले ऐसे हैं जो लोकसभा में रिजर्व हैं शेड्यूल कास्ट के लिए। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। राज्यसभा में कुल सीटें कितनी है? राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या 16। यहाँ पर स्थानीय सुशासन है तो जिला परिषद 38, पंचायत समिति 534, चूंकि ब्लॉक 534 है तो पंचायत समिति भी 534 होंगे, और ग्राम पंचायत 8406 हैं। अब नगर निगम है, नगर निगम 19 है। ठीक है, अब राज्य विधायिका और पटना सचिवालय को देख लेते हैं। लोकसभा में टोटल सीटें हमने कितना बताया? 40। एससी के रिजर्व है 6, एससी शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है 6। अब यहाँ पर राज्य विधायिका अगर देखा जाए तो यहाँ पर विधानसभा की कुल सीटें हैं 243, लेकिन शेड्यूल कास्ट के लिए 243 सीटों में से एससी के लिए 38 सीटें रिजर्व हैं और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 2 सीटें रिजर्व हैं। ठीक है, तो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो 2 सीटें रिजर्व हैं उनमें कटोरिया और मनिहारी, ये 2 सीटें जो हैं वह अनुसूचित जनजाति के लिए है। यानी कि लोकसभा की कुल 40 सीटों में से 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं और विधानसभा की 243 में से 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं। उन 2 सीटों में कटोरिया और मनोहारी प्रमुख है। विधान परिषद अगर देखा जाए तो बिहार विधान परिषद में कुल वर्तमान समय में 75 सीटें हैं। अगर पटना सचिवालय देखा जाए तो पटना सचिवालय का निर्माण काल 1913 से 1917 पटना सचिवालय का निर्माण काल रहा है। अगर इसकी संरचना की शैली को देखा जाए तो इंडो सैनिक शैली में पटना सचिवालय का निर्माण किया गया था। यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके वास्तुकार जो हैं वह जोसेफ म्यूनिंग इसके वास्तुकार हैं। ये अब ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन निर्माणकर्ता जो हैं वो मार्टिन बर्न कलकत्ता के पटना सचिवालय के निर्माणकर्ता हैं। बिहार से संबंधित कुछ भी फैक्ट्स जो हैं वह आपको न्यू मिलता है, उससे आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि अब कुछ भी फैक्ट्स बिहार में पूछ सकती है बीपीएससी। ठीक है, तो पटना सचिवालय हमने यहाँ पर देख लिया। बिहार की हमने पॉलिटी से संबंधित चीज़ों को देखा, यहाँ पर राजकीय चिन्ह वगैरह क्या है उसे देखा। अब थोड़ा सा हम लोग स्थानीय स्वशासन पर भी चर्चा कर लेते हैं। स्थानीय स्वशासन में ग्राम पंचायत अगर देखा जाए तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा ग्राम पंचायत 21 वर्ष होती है। या बीपीएससी में पूछा भी गया है, बीपीएससी PYQ बहुत महत्वपूर्ण है। यह चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष ग्राम पंचायत में। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है किस अधिनियम के द्वारा? बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006। ग्राम सभा की बैठकों की अनिवार्य बैठक वर्ष में 2 बार ग्राम सभा की बैठक होगी, वर्ष में 2 बार अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। यह है ग्राम पंचायत। अगला है पंचायत समिति। अगर पंचायत समिति को देखा जाए तो पंचायत समिति जो है वह ब्लॉक स्तर पर, प्रखंड स्तर पर कार्य करती है। पंचायत समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। समिति के अगर सदस्यों के बारे में देखा जाए तो प्रत्येक 5000 की आबादी पर एक निर्वाचित सदस्य होते हैं पंचायत समिति में। प्रखंड के अंतर्गत अगर देखा जाए तो सम्मिलित ग्राम पंचायतों के मुखिया, संबंधित लोकसभा क्षेत्र के सदस्य और संबंधित विधानसभा के सदस्य इस समिति के सदस्य होते हैं। तो यह है पंचायत समिति। अब अगला है पटना उच्च न्यायालय। ठीक है,
पटना उच्च न्यायालय के बारे में अगर देखा जाए तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 9 फरवरी 1916 को। ये डेट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 9 फरवरी 1916 को। इसके भवन का उद्घाटन 3 फरवरी 1916 को कर दिया गया था। प्रथम न्यायाधीश कौन है? सर एडवर्ड माइंडर्ड चैम्बर्स चामियार। आप लोग चामियार का नाम याद रखें। प्रथम मुख्य न्यायाधीश एडवर्ड चामियार 1 मार्च 1916 से 30 अक्टूबर 1917 तक पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। तो यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस संजय करोल वर्तमान समय में पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। ये डेटा पुराना है, ठीक है, ये डेटा पुराना है, आप लोग इसे सुधार कर लेंगे। मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट दे दूंगा, ठीक है। वर्तमान भवन के शिलान्यास, वर्तमान भवन का जो शिलान्यास है वह 1 दिसंबर 1913 को वर्तमान भवन का शिलान्यास किया गया है। उद्घाटनकर्ता जो वर्तमान हाईकोर्ट का जो भवन है उसका उद्घाटनकर्ता वायसराय लॉर्ड हार्डिंग। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन? सर क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल। प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्र भारत में पटना हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश मनमोहन अग्रवाल। ये 9 जनवरी 1948 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक ये अपने पद पे रहे हैं। तो पटना हाईकोर्ट के बारे में भी अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेना आपकी जिम्मेवारी है। अब सीमाएं के बारे में देखते हैं। बिहार की सीमा किस देश के साथ और किस राज्य के साथ टच करती है? आइए जल्दी जल्दी इसे भी हम लोग कवर कर लेते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन है? बताइए। पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे उत्तरी जिला। सबसे दक्षिणी जिला कौन है? गया। सबसे पूर्वी जिला कौन है? किशनगंज। और सबसे पश्चिमी जिला कौन है? कैमूर। अगर किसी देश के साथ बिहार की सीमा साझा होती है तो वह नेपाल के साथ बिहार की सीमा साझा होती है। सीमा नेपाल के साथ बॉर्डर टच करने वाले डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? तो कुल 7 जिले ऐसे हैं जिनकी नेपाल के साथ सीमाएं टच करती है। उनमें सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, ये 7 ऐसे जिले हैं जिनके साथ नेपाल की सीमा जो है बॉर्डर जो है टच करती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के साथ अगर बिहार की सीमा देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिलों के साथ बिहार की सीमा टच करती है। शॉर्ट रूप में इसे पीके स्क्वायर के नाम से याद रखिए। P फॉर पूर्णिया, K स्क्वायर फॉर कटिहार एंड किशनगंज। तो पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वह 3 जिलों के साथ टच करती है, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, यानी कि शॉर्ट रूप में आप इसे पीके स्क्वायर के रूप में याद कर सकते हैं। 2 ऐसे राज्य हैं जिनके साथ बिहार की 8 जिलों की सीमा टच करती है। उनमें उत्तर प्रदेश और झारखंड, इनके साथ 8 जिलों की सीमा टच करती है। उत्तर प्रदेश के साथ रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण। वहीं झारखंड के साथ अगर देखा जाए, क्रमवार रूप से सारा डिस्ट्रिक्ट बताया जा रहा है। क्रमवार रूप से माइंड में ध्यान रखिए। वीडियो को सुनते समय आप इमेजिन करिए कि ये बिहार का मैप है और इस प्रकार से जिलों का क्रम है, ठीक है। तो ज्यादा आप इफेक्टिव तरीके से याद कर पाएंगे और भूलेंगे नहीं कभी। झारखंड की अगर देखा जाए सीमा जो टच करती है डिस्ट्रिक्ट, उनमें रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। इसे क्रमवार रूप में हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया बिहार की सीमाएं। सबसे उत्तरी जिले चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला गया, सबसे पूर्वी किशनगंज और सबसे पश्चिमी कैमूर। अब हम लोग आते हैं सिंचाई के कुछ प्रमुख साधन के बारे में। तो सबसे बड़ी नदी बिहार की कौन सी है? गंगा सबसे बड़ी नदी है। कुल सिंचित क्षेत्र बिहार का अगर देखा जाए तो 57% जो है वह कृषि क्षेत्र सिंचित है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? गंडक परियोजना बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। और कुल सिंचाई में नलकूप से 63.9% सिंचाई होती है, नहर से 30.6% और तालाब व अन्य चीजों से 5.5% सिंचाई होती है। अगर अब परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे बिहार और नेपाल के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वह कितने किलोमीटर लंबी है? तो बिहार और नेपाल के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वह 729 किलोमीटर जो है वह लंबी है। बिहार में NH की कुल लंबाई कितनी है? 5947 किलोमीटर बिहार में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई है। बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा का गठन कब किया गया? 22 मार्च 1912 को। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन बने? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बिहार विधान परिषद काउंसिल का भवन कब बना? 1920 ईस्वी में। और श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में प्रथम सरकार कब गठित हुई? यह डेट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम सरकार 20 जुलाई 1937 ईस्वी को गठित हुई और बिहार विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन 22 जुलाई 1937 को हुआ। ये दोनों फैक्ट्स काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेंगे।
अब आते हैं बिहार में चलाए गए कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ऑपरेशन धनवंतरी। ऑपरेशन धनवंतरी जो है वह अवैध व नकली औषधियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया है। ऑपरेशन धनवंतरी। ऑपरेशन टोडरमल। टोडरमल नाम अपने इतिहास में पढ़ा होगा। टोडरमल भू राजस्व से संबंधित है, भूमि व्यवस्था से संबंधित है, तो ऑपरेशन टोडरमल भी भूमि सुधार और भू वितरण से संबंधित है। ऑपरेशन सिद्धार्थ। माओवादी उग्रवाद से निपटने के लिए ऑपरेशन सिद्धार्थ चलाया गया है। ऑपरेशन ब्लैक पैंथर जो है वह पश्चिम चंपारण में दस्यु और नक्सली समस्या से निपटने के लिए ऑपरेशन ब्लैक पैंथर चलाया गया है। ऑपरेशन मुदगल जो है वह ऑपरेशन मुदगल वन विभाग के द्वारा पत्थर माफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन मुदगल। ऑपरेशन उजाला। उजाला मुजफ्फरपुर जिले से रेड लाइट एरिया समाप्त करने के लिए ऑपरेशन उजाला लॉन्च किया गया था। और ऑपरेशन चाणक्य जो है वह मिलावट के विरुद्ध चलाया गया अभियान है। ऑपरेशन प्रहार ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है और संभवतः पिछली बार बीपीएससी में पूछा भी गया है। ऑपरेशन प्रहार ये बीपीएससी पीवाईक्यू का है। ऑपरेशन प्रहार तो शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध ऑपरेशन प्रहार बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। इसके अलावा है ऑपरेशन कोबरा। नाम से ही स्पष्ट है, कोबरा का मतलब ही होता है, आप जानते हैं। तो ऑपरेशन जो कोबरा है, ऑपरेशन जो कोबरा है वह बिहार माफिया गिरोहों के विरुद्ध बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, माफिया गिरोहों के विरुद्ध। ठीक है, अब कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। प्रथम बिहार विधानसभा का विघटन। तो प्रथम बिहार विधानसभा का विघटन जो है वह 31 अक्टूबर 1939 को किया गया था। प्रथम बिहार विधानसभा का विघटन। और सरकार कब बनी, अभी हमने यहाँ पर बताया 20 जुलाई 1937 ईस्वी को प्रथम बिहार में सरकार बनी। 22 जुलाई 1937 ईस्वी को प्रथम संयुक्त बैठक हुई और विघटन हुआ 31 अक्टूबर 1939 को। बिहार के नामकरण का क्या कारण है कि बिहार का नाम बिहार रखा गया है, तो बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण। बिहार की ज्यामितीय आकृति लगभग आयताकार है और बिहार से झारखंड का पृथक किया गया 15 नवंबर 2020 को। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, कितने प्रतिशत भूभाग के साथ झारखंड एक नए राज्य बना, तो 46% बिहार का जो भूभाग था वह झारखंड में चला गया था। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं बिहार के प्रमुख जीआई टैग उत्पाद। ठीक है, तो एक बार ऐसे ही मैं पढ़ दे रहा हूं कि बिहार के किन किन प्रमुख उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है या फिर प्रक्रियारत है। तो सिक्की घास के उत्पाद, खतवा शिल्प, सुजनी कढ़ाई, शाही लीची, भागलपुरी रेशम। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा। ठीक है ना, आप वीडियो को 2 बार 3 बार अच्छे से देख लेंगे, पीडीएफ को आप अच्छे से देख लेंगे, तो इसके बाद ज़्यादा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। भागलपुरी जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान, इसके अलावा भी सुजनी कढ़ाई वगैरह कई सारे चीज़ हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है, आप इसे देख लीजिए। आगे चलते हैं बिहार सरकार के प्रमुख लक्ष्य। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिहार सरकार के प्रमुख लक्ष्य। इसे थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं ताकि एक ही में सारा लक्ष्य एक ही स्लाइड में आ जाए। यस, बिहार सरकार के प्रमुख लक्ष्य। तो बिहार सरकार के प्रमुख लक्ष्य में अगर देखा जाए तो शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2040 तक रखा गया है। हर घर में प्रीपेड मार्च 2025 तक। निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करना, यह 2025 तक टारगेट रखा गया है। बिहार सरकार के 2025 तक के 5 टारगेट हैं। इन 5 टारगेट में हर घर प्रीपेड मीटर का टारगेट एक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर कुल निर्यात का 10% करना, हर खेत तक सिंचाई के पानी उपलब्ध कराना, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत 7 लक्ष्यों को प्राप्त करना और टीबी उन्मूलन का लक्ष्य। ये 5 जो लक्ष्य हैं वह वर्ष 2025 तक का टारगेटेड लक्ष्य बिहार सरकार के द्वारा। 2035 में उच्च शिक्षा हेतु 50% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना 2035 तक, और 2040 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य की प्राप्ति है। अगर 2030 में देखा जाए तो सड़क दुर्घटना में 50% तक कमी लाना, हेपेटाइटिस का उन्मूलन, एड्स का उन्मूलन और 100% साक्षरता दर को प्राप्त करना 2030 तक टारगेट रखा गया है। और 2024 तक पटना मेट्रो रेल परियोजना को पूर्ण करना टारगेट है। यानी कि 5 महत्वपूर्ण वर्ष आपको याद रखना है। 2025, 2024, 25, 30, 35 और 40। 2024 में क्या है,
पटना मेट्रो रेल परियोजना पूरा करना। 2025 में 5 लक्ष्य हैं। प्रीपेड मीटर, निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर कुल निर्यात का 10% करना, हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी, 7 निश्चय पार्ट 2 और टीबी उन्मूलन 2025। 2030 के लिए सड़क दुर्घटना में 50% कमी, हेपेटाइटिस का उन्मूलन, एड्स का उन्मूलन और 100% साक्षरता दर 2030। 2035 के लिए उच्च शिक्षा हेतु 50% सकल नामांकन प्राप्त करना और 2040 के लिए शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य की प्राप्ति। ये बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और एक प्रश्न यहां से आने की संभावना है। ठीक है, अब आते हैं इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण बिहार सरकार के टारगेट हैं, उसे भी हम लोग यहाँ पर संक्षिप्त रूप में डिस्कस कर लेते हैं। वर्ष 2023 में 4 टारगेट रखा गया है। राजगीर और बोधगया को 24 घंटे सौर ऊर्जा से विद्युत आपूर्ति महत्वपूर्ण है। बिजली खपत की 10% सोलर ऊर्जा से प्राप्त करना, पश्चिमी कोसी नहर योजना के कार्य पूरा करना और विष्णुपद मंदिर के समझ फाल्गु नदी में पूरे वर्ष जल की उपलब्धता 2023। यह टारगेट जो है वह पूरी तरीके से पूरा हो चुका है। ठीक है, 2022-23 में इतने सारे टारगेट थे, ये पुराना पिछले वित्त वर्ष के हैं, तो इसे पढ़ना यहाँ पर आवश्यक नहीं है। अब आते हैं बिहार सरकार के द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण ऐप। ये तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इन सारे ऐप को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। पहला है बिहार मुख्यमंत्री विशेष सहायता ऐप। मुख्यमंत्री विशेष सहायता ऐप जो है वह आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, अगला है ई लाभार्थी ऐप। आप लोग सिर्फ डिपार्टमेंट का नाम, मिनिस्ट्री का नाम, चूंकि राज्य में विभाग होता है तो आप लोग सिर्फ विभाग का नाम याद रखें कि कौन सा ऐप जो है, कौन सा पोर्टल किस विभाग से संबंधित है। तो मुख्यमंत्री विशेष सहायता ऐप आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित है। ई लाभार्थी ऐप समाज कल्याण विभाग से संबंधित है। इसका लक्ष्य जो पेंशन भोक्ता हैं उनके भौतिक सत्यापन के लिए। मेधा सॉफ्ट ऐप या शिक्षा विभाग, MWRD बिहार ऐप लघु जल संसाधन विभाग, जल जीवन हरियाली ऐप ग्रामीण विकास विभाग, अश्विन स्वास्थ्य विभाग, बिहार हेरिटेज ट्री ऐप बिहार राज्य जैव विविधता परिषद के द्वारा, पशु सखी ट्रैकिंग ऐप बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी के द्वारा, या बकरी पालन संबंधी सेवाओं से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा गृह दर्शन ऐप गृह विभाग के द्वारा, दृष्टि ऐप जल संसाधन विभाग के द्वारा, चक्र ऐप बिहार पुलिस के द्वारा, या अपराधियों का डेटाबेस एक जगह रखा जाएगा चक्र ऐप के माध्यम से। सुविधा ऐप ऊर्जा विभाग के द्वारा, ये ऐप काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सुविधा ऐप या विद्युत संबंधी सेवाओं की सुविधा से संबंधित है। सुविधा नाम से भी स्पष्ट है, ऊर्जा। तो ये ऐप हमने डिस्कस किया। अब आइए बिहार में प्रस्तावित या निर्मित महत्वपूर्ण रोपवे। तो पिछले वर्ष की बजट में बिहार सरकार के द्वारा चर्चा की गई थी और बिहार में कई सारे 5 रोपवे जो हैं वह अभी प्रस्तावित या निर्मित हैं। बांका मंदार पर्वत पर, गया में 2 है। कुल टोटल यहाँ पे रोपवे अगर देखा जाए तो 6 रोपवे हैं, लेकिन ये 5 जिले में स्थित हैं। जिले 5 लेकिन रोपवे 6 हैं। गया में 2 रोपवे हैं, डुंगेश्वरी और ब्रह्मयोनी गया। बांका में मंदार पर्वत, जहानाबाद वानावर पर्वत, कैमूर में मुंडेश्वरी पर्वत और नालंदा में राजगीर। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला है प्रमुख जिले और उनका मुख्यालय। तो कुछ ऐसे जिले भी हैं, जैसे कुछ जिलों का नाम आप देखे होंगे कि गया जिला, उसका मुख्यालय है गया में। पटना जिला, उसका मुख्यालय है पटना में। लेकिन कई ऐसे जिले हैं जिनका जो मुख्यालय जो है, ऑफिस है, वह कहीं और है। जैसे भोजपुर का मुख्यालय जो है वह आरा के नाम से जाना जाता है। पूर्वी चंपारण मोतिहारी, कैमूर भभुआ, नालंदा का बिहार शरीफ में, रोहतास का सासाराम में, सारण का छपरा, वैशाली का हाजीपुर और पूर्व पश्चिमी चंपारण का बेतिया। ऐसे कुल जिलों की जो संख्या है वह 8 जिले हैं। अब जिलों की संख्या का नाम याद रखें कि बिहार में ऐसे कितने जिले हैं जिनका मुख्यालय जो है वह जिले के नाम से भिन्न है। कितने जिले हैं? 8 जिले। कौन कौन? भोजपुर, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? आरा। पूर्वी चंपारण का मोतिहारी, कैमूर का भभुआ, नालंदा का बिहार शरीफ, रोहतास का सासाराम, सारण का छपरा, वैशाली का हाजीपुर और पश्चिमी चंपारण का बेतिया। आप अगर बिहार का मैप अच्छे से देखे होंगे तो एक बार यहाँ पर देख लेने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिलों की संख्या आप लोग याद रखेंगे, ऐसे जिलों की संख्या है 8।
अब हम लोग आते हैं परीक्षा की दृष्टि से कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों का हम लोग यहाँ पर देखते हैं। गंगा नदी के प्रवाह वाले बिहार में प्रमंडल कितने हैं? 7 प्रमंडल। बिहार में ऐसे कुल 9 प्रमंडल हैं, लेकिन उनमें 7 ऐसे प्रमंडल हैं जहाँ पर गंगा नदी का प्रवाह जाता हो। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह। 9 प्रमंडल में 7 प्रमंडल में गंगा नदी का प्रवाह प्रवाहित होता है। बिहार में प्रथम दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई? मुजफ्फरपुर में बिहार में प्रथम दूरदर्शन केंद्र की स्थापना हुई। कब? 1978 में। आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने भागों में विभाजित था? यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आईने अकबरी के अनुसार बिहार जो था उस समय 7 सरकारों में विभक्त थी। आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है और उसमें कहा गया है कि बिहार जो था वह 7 सरकारों में 7 भागों में विभाजित था। बिहार के गौरव राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब प्राप्त हुआ? यह भी महत्वपूर्ण है। वर्ष 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो यह हमने देख लिया। अब बिहार की संपूर्ण डायग्राम को एक बार हम लोग एक स्लाइड में बिहार की संपूर्ण डायग्राम को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। आइए अब बिहार की संपूर्ण डायग्राम को एक बार संक्षिप्त चर्चा कर ले रहे हैं। यहाँ है पश्चिमी चंपारण जिला। पश्चिमी चंपारण जिला से संबंधित कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, याद करने लायक है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वह पश्चिमी चंपारण है, ठीक है। इसके बाद आता है शिवहर। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शिवहर है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी शिवहर है। शिवहर में 2 चीजें याद करनी है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला। चूंकि यहाँ पे क्षेत्रफल सबसे कम है और आबादी ठीक ठाक है तो स्वाभाविक है कि जनघनत्व अधिक हो जाएगा। इसके बाद मधेपुरा है। मधेपुरा में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि होती है 31.something%, अभी हमने बताया था आपको। इसके बाद है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है पूर्णिया। पूर्णिया न्यूनतम साक्षरता वाला जिला और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला। सर्वाधिक साक्षरता रोहतास में, लेकिन न्यूनतम साक्षरता जो है वह पूर्णिया में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद है सहरसा। सहरसा किस लिए? अभी हमने बताया था जनगणना में कि न्यूनतम महिला साक्षरता जो है वह सहरसा में मिलेगी और न्यूनतम पुरुष साक्षरता जो है वह पूर्णिया में। ऐसे डायग्राम के माध्यम से आप लोग मैप को पूरी तरीके से माइंड में फिट कर लीजिए, तभी आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। और 100% एक्यूरेसी बिहार स्पेशल सेक्शन में बहुत जरूरी है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। अब अगला है गोपालगंज। गोपालगंज में सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज में और सर्वाधिक कम दशकीय वृद्धि दर भी गोपालगंज में देखने को मिलती है। वहीं पटना में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है पटना और सबसे बड़ा शहर मेट्रोपॉलिटन या फिर महानगर कह सकते हैं वह भी पटना है। कैमूर या भभुआ में देखा जाए तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है कैमूर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला अभी हमने क्या बताया? शिवहर सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला क्या हो जाएगा? कैमूर या भभुआ। रोहतास में देखा जाए तो सर्वाधिक महिला साक्षरता, यहां मैं इंक चेंज कर दे रहा हूं कलम का, सर्वाधिक महिला साक्षरता रोहतास में, ठीक है। सर्वाधिक महिला साक्षरता रोहतास में और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला भी रोहतास है और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता भी रोहतास है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता पूर्णिया, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रोहतास। न्यूनतम साक्षरता पूर्णिया, सर्वाधिक साक्षरता रोहतास, ठीक है। अगला है शेखपुरा। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। अगला है मुंगेर। मुंगेर में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है वह मुंगेर है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला। तो ये हमने एक डायग्राम के माध्यम से बिहार की जनगणना में कौन से जिले किस लिए फेमस है और किस लिए आपको याद रखना है, इसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स और एक संक्षिप्त चर्चा करनी थी। आगे आने वाले वीडियो में बिहार के जितने भी महत्वपूर्ण बिहार स्पेशल से सेक्शन है, चाहे वह एंशियंट हिस्ट्री का सेक्शन हो, मेडाइवल हिस्ट्री का सेक्शन हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो या फिर बिहार की ज्योग्राफी और बिहार की पॉलिटी, बिहार की इकोनॉमिक सेक्शन के अंतर्गत बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इन सभी को मैं आगे आने वाले कुछ एक वीडियो में क्रमवार रूप से मैं डिस्कस कर दूंगा। समय के जैसे जैसे मुझे समय मिलता जाएगा मैं यूट्यूब चैनल पर वीडियो को डिस्कस करता चला जाऊंगा, ताकि आगामी आने वाले बीपीएससी प्रीलिम्स में आपका बिहार स्पेशल से संबंधित एक भी प्रश्न गलत ना हो और एक भी प्रश्न छूटे नहीं, ठीक है। आप लोग इसे बार बार रिवीजन करते रहिए, बार बार वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लिंक को भी साझा करें और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो स्वयं इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप @academics for CSE पर आपको 1-2 दिनों के अंदर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। academics for CSE, ठीक है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।